तो हम लोग क्या क्या देख चुके पिछले लेक्चर्स में। कंटिन्यूअस बॉडी के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, राइट। रॉड के कारण, और कौन सा था सिर्फ सर्किल के कारण, ठीक है। और कौन सा सिर्फ इन्फिनाइट रॉड हो उसके कारण, राइट। इन्फिनाइट रॉड के केस में हम लोग क्या देखे थे, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट। तो कंटिन्यूअस बॉडी के बाद अब नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यदि वहाँ पर हम चार्ज का मोशन करें, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए दो प्लेट है, ठीक है। पहले कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, कोई भी चार्ज रखेंगे डेफिनेटली वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान से देखेंगे, दो प्लेट कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉजिटिव प्लेट कंसीडर करेंगे और दूसरा नेगेटिव प्लेट कंसीडर करेंगे। हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या है कि ये चार्ज जो है कंटिन्यूअस बॉडी पर प्लेट, जैसे ये प्लेट है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। और एक दूसरा प्लेट कंसीडर किए जहाँ पर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरे बॉडी पर एक प्लेट कंसीडर किए जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहाँ भी कंटिन्यूअस बॉडी आएगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर चलेंगे। पॉइंट चार्ज का काम जो था शुरू में ही सिर्फ पढ़े थे हम लोग। पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ डिफाइन किए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किए थे। लेकिन उसके बाद क्या देखे, कंटिन्यूअस बॉडी का जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो कंटिन्यूअस बॉडी में से एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर देते, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन अपना हेडिंग क्या है कि मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in an electric field, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि वो मोशन करता है तो वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। क्या कर रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई भी चार्ज यदि किसी सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इसको स्टडी करेंगे, राइट बेटे। तो हमने क्या किया, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। एक कंटिन्यूअस बॉडी कंसीडर किए, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू दिस। ऑलरेडी पिछला क्लास में हम लोग देखे थे। कोई भी है, रॉड भी कंसीडर किए थे, ठीक है। इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या देखे थे, इसके परपेंडिकुलर। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ट डायरेक्शन में। इसके पैरेलल यहाँ पर सिर्फ EX कंपोनेंट ही आया था। पिछले लेक्चर में जो हम लोग फाइनाइट रॉड का कैलकुलेट किए थे तो आप देखोगे सिर्फ EX कंपोनेंट ही आया था, EY कंपोनेंट 0 हो गया था। इनफिनाइट रॉड के केस में EY कंपोनेंट का वैल्यू 0, ओनली X कंपोनेंट हियर एग्जिस्ट, राइट बेटे। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी प्लेट है, किसी भी पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यदि पॉजिटिव चार्ज है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम दिस प्लेट, निगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स दिस प्लेट। ये आपका बेसिक फंडा हो गया, ठीक। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो प्लेट कंसीडर किए, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किए और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो हम क्या देखें यहाँ, इस प्लेट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन, और ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स यहाँ पे सही है। फिर देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर सेम होगा बिकॉज ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड
ई है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग को क्या ध्यान देना है, अभी तक देखो यदि कोई चार्ज जब अभी तक हम लोग क्या देखे, स्टेशनरी चार्ज की बात किए थे। चार्ज यदि स्टेशनरी हो तो कितना फोर्स फील करता है, यदि ये चार्ज जब मोशन करेगा तब कितना फोर्स फील करेगा। अभी तक आपने क्या देखा कि चार्ज जब स्टेशनरी है तो कितना फोर्स फील करता था। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग निकाले थे F इक्वल टू क्या था, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किए थे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हाउ टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या था, कॉन्सेप्ट KQ अपॉन R स्क्वायर से पहले हम लोग क्या लिखते थे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन कर देते, फोर्स पर मीन्स डिवीजन, राइट, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये अपना सबसे बेसिक फॉर्मूला स्टार्टिंग क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन किए थे। किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, मान लो क्या स्टेप था, प्लस क्यू चार्ज कोई सोर्स है, ये किसी r डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी निकालना रहता था, तो पहला स्टेप क्या करते थे, वहां पर टेस्ट चार्ज लेके आते थे। फर्स्ट स्टेप टेस्ट चार्ज लेके आइए, मान लेते हैं Q0 टेस्ट चार्ज है मेरा। अब इस चार्ज, ये कैपिटल Q सोर्स चार्ज है, इस कैपिटल Q के कारण ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, ये कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। ये टेस्ट चार्ज पर प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स फील करेगा, ये कहाँ से निकलेगा, कूलम्ब्स लॉ को यूज करके, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। तो फोर्स मेरा कितना हो गया था, Q0 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ को यूज कर लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो टेस्ट चार्ज जो फोर्स फील करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स जो क्या है अपना फॉर्मूला, Q0 अपॉन R स्क्वायर, Q0 करके KQ अपॉन R। ये बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या देखा, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, सोर्स पर डिपेंड करता है। टेस्ट चार्ज पर हमने देखा कितना फोर्स फील किया, यानी इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी रहेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड है किसके कारण हुआ था, मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड हो रहा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ चार्ज के कारण। ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप जैसे ही आप छोड़िएगा वो मोशन करना स्टार्ट करेगा, फ्री फॉल। ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वो फोर्स फील किया था जो हम लोग पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल F इक्वल टू mg। उसी तरह से यहाँ भी क्या है, यहाँ चार्ज के कारण फील्ड है जिसका नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस तरह से फॉर्मूला हम लोग KQ अपॉन R स्क्वायर कैलकुलेट किए। जिस तरह से वहां ग्रेविटेशन में हम लोग देखे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ते हैं तो वो क्या है, कोई मास है उसको छोड़ते हैं तो वो मोशन करना स्टार्ट कर देता है, किसके कारण, कि वो फोर्स फील करता है। कितना फोर्स फील कर रहा है, mg टुवर्ड्स द अर्थ, mg फोर्स फील कर रहा है। सेम चीज यहाँ भी हम लोग स्टडी करेंगे कि यदि वहाँ क्या किए, किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ही छोड़े क्या करेगा, अर्थ अपने तरफ से अपना मोशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हम लोग क्या करिए, दो पहले तो फील्ड क्रिएट किए, राइट, आर्टिफिशियल फील्ड क्रिएट किए, दो प्लेट कंसीडर कर लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी पिछले वाला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एक रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस रॉड के हमेशा परपेंडिकुलर, पैरेलल का कोई कंपोनेंट नहीं आया था, EY कंपोनेंट 0 आया था, राइट, सिर्फ आपका X कंपोनेंट दिया था, राइट। उसके जो बेसिक फार्मूला भी थे, फार्मूला क्या था बताइए, याद एक बार देखना। तो Ex इक्वल टू क्या था, किसी फाइनाइट रॉड के कारण अल्फा θ1 θ2 एंगल भी कंसीडर कर लिए थे ना, θ1 θ2 एंगल भी कंसीडर किए थे। व्हाट इज द बेसिक फार्मूला, पिछला लेक्चर का फाइनाइट रॉड के कारण, फाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनाइट रॉड के कारण
हाँ क्या बेटे के लैम्डा, हाँ याद पड़ गया, के लैम्डा 2k लैम्डा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही था ना। 2k लैम्डा डिवीजन में कुछ नहीं ना था, डिवीजन में भी था यहाँ पर ए हो गया डिस्टेंस, ए डिस्टेंस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 राइट। और दूसरा यूआई कंपोनेंट में कॉस थीटा 1 आ गया था, यही था ना। यूआई कंपोनेंट 2k लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, एम आई राइट? ठीक है, यही था। ओके डन। हाँ अब क्या किए थे, इसी फार्मूला को हम लोग कहाँ किए थे, इन्फिनाइट रॉड के लिए, इसी फार्मूला को इन्फिनाइट रॉड के लिए कंसीडर किए थे। थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। तो जब 90 डिग्री कहेंगे तो देखो, यदि रॉड इन्फिनाइट है, यदि रॉड इन्फिनाइट रहेगा तो हम क्या देखें, यूआई कंपोनेंट मेरा cos 90 जीरो, यानी यूआई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। सिर्फ कौन सा रहेगा, एक्स कंपोनेंट, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 4k लैम्डा अपॉन ए, यही था बेटे। एक बार चेक करना, ये गड़बड़ है, 2 नहीं होगा क्योंकि 2k लैम्डा, हाँ राइट, ये भी 2 नहीं होगा, यहाँ भी 2 नहीं होगा, हाँ ठीक है। इन्फिनाइट रॉड के कारण हम लोग लास्ट में कैलकुलेट किए थे, Ex इक्वल टू क्या होता था, 2k लैम्डा अपॉन ए, कहीं कहीं बुक में डी दे देता है यदि डी डिस्टेंस पे रहेगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट ध्यान है, इन्फिनाइट रॉड है, इन्फिनाइट रॉड के कारण क्या है, ये रॉड है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल कंपोनेंट जीरो, वैल्यू कितना आ गया था, 2k लैम्डा अपॉन ए, ठीक। उसी तरह से जिस तरह से इन्फिनाइट रॉड की बात कर रहे हैं, अब इन्फिनाइट शीट कंसीडर कीजिए, उसका हम लोग बाद में देखेंगे डेरिवेशन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता चल जाएगा। इन्फिनाइट शीट है, उसमें से एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट काट लेंगे dx, रॉड वाला फॉर्मूला, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, जैसे ये है इन्फिनाइट है, ठीक है। क्या करेंगे, हमें इन्फिनाइट रॉड का मालूम है, तो ये इन्फिनाइट शीट है तो इससे पतला एक dx काट लेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है सिर्फ परपेंडिकुलर देगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे और निगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स रिफ्लेक्स, ठीक। तो पहला तो काम हम लोग क्या किए भाई, कैसे फील्ड क्रिएट हो रहा है वो समझना जरूरी था, कि पॉजिटिव प्लेट से अवे और निगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स। अब अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है, कि टॉपिक क्या है, कि मोशन ऑफ चार्ज। यदि कोई चार्ज मोशन कर रहा है और इस फील्ड के अंदर इंटर करेगा तो उस पर क्या होगा। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में यदि किसी चार्ज को हम मोशन करता था तो उसको हम लोग जो फोर्स स्टडी करते थे, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, सेम यहाँ भी वही काम करेंगे। अब जैसे आप देखते हो सिंपल क्या था, v वेलोसिटी से फेंकते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन करता था, ठीक। किसी ऑब्जेक्ट को हम यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ देते थे तो नीचे ड्रॉप आउट हो जाता था। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो फॉर एग्जांपल कोई चार्ज है q चार्ज, और ये v वेलोसिटी से इस फील्ड में एंटर किया, परपेंडिकुलर ही मान के चल रहा है, क्या हुआ, परपेंडिकुलर ही कंसीडर किए। कोई q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं पहले, पॉजिटिव चार्ज प्लस q चार्ज, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ v0 और डायरेक्शन क्या है, फील्ड के परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब समझने का चीज है कि इस पर फोर्स, हाँ एक चीज और है, एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज का मास होगा, तो मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इग्नोर किए हैं, क्या इग्नोर किए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड को इग्नोर किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड को इग्नोर किया, यानी टोटली हम लोग क्या कंसीडर, वैक्यूम स्पेस कंसीडर किए। वैक्यूम स्पेस कंसीडर करने का पर्पस क्या है, कि जी का वैल्यू 0 कंसीडर कर रहा है। यदि नहीं करेंगे तो दोनों आ जाएंगे ना, फील्ड के कारण भी लगेगा एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी लगेगा एक्सीलरेशन, तो उस फील्ड को हम लोग इग्नोर किए हैं, राइट। तो मेरा स्पेस कैसा रहेगा, ये फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, दोनों प्लेट के बीच में मीडियम कैसा है,
ग्रेविटी फ्री स्पेस। मीडियम कैसा है? ग्रेविटी फ्री स्पेस। और क्यों रखे हैं? यदि नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, वेट ग्रेविटी के कारण भी इस पर फोर्स नीचे डायरेक्शन में लगेगा। तो इस चीज को अभी इग्नोर कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर रहा है। ये ध्यान देना, दोनों प्लेट के बीच में मीडियम हम लोग कैसा कंसीडर करें? ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक, अब चलो बात काम करें। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज यदि फील्ड में एंटर किया, हम क्या जानते हैं? ये फोर्स फील करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा? यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन ये डिस्चार्ज ही समझ लो। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। कब? जब चार्ज पॉजिटिव होगा। जब चार्ज पॉजिटिव होगा। यदि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो फोर्स क्या आ गया? क्यू ई। जब क्यू पॉजिटिव होगा तभी दोनों का डायरेक्शन सेम, और क्यू निगेटिव होगा तो देखो निगेटिव हो तो माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा ना। तो माइनस चार्ज क्या इंडिकेट करेगा? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो जब ये चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है मेरा क्या है? यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसी डायरेक्शन पे ये फोर्स फील करेगा। और कितना डायरेक्शन है फोर्स फील करेगा? F इक्वल टू क्यू ई। F इक्वल टू क्यू ई। तो जैसे ही इंटर किया, कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पर फोर्स कितना लगेगा? F ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए। F इक्वल टू ई फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स के कारण क्या होगा? ये चार्ज धीरे धीरे क्या होगा? नीचे आएगा और उसके बाद प्लेट से बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा बेटे? क्या कंसीडर किए? प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किए। पहले इनिशियल क्या था? सिर्फ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी था, लेकिन जैसे ही इंटर कर रहा है चार्ज मेरा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप से बॉटम है, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही मेरा फोर्स का डायरेक्शन होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम, बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव। क्यों? चार्ज पॉजिटिव है। तो क्या होगा? फोर्स नीचे लगेगा एवरीवेयर, सारा हर पॉइंट पे जैसे जैसे ये मोशन करेगा फोर्स नीचे एपी लगेगा। और इसके कारण क्या होगा? चार्ज जो है स्टेट नहीं जाकर धीरे धीरे बेंड करने लगेगा, और बेंड करते हुए इस तरह से बाहर निकलेगा। और किसके कारण? इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। समझ में आया बेटे? राइट। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है? पहले कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका वैल्यू कितना होगा? कितना डिस्प्लेस किया, राइट। दूसरा चीज, ये कितने एंगल से यहाँ निकलेगा ये भी निकालना होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? दिया हुआ दो प्लेट, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, उसके कारण क्या होगा? यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। देन हम क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज को परपेंडिकुलर फील्ड के इंटर किया V0 वेलोसिटी से। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ से कितना डिस्प्लेस किया, और जब निकलेगा तो कितने एंगल से बाहर निकलेगा, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल से। तो क्वेश्चन मेरा क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, emerging angle, find the value of emerging angle, कितने एंगल से वो बाहर, जब फील्ड से प्लेट से बाहर निकले तो कितना एंगल से वो बाहर निकलेगा वो निकालना है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पैराबोलिक टाइप का मोशन कुछ हो रहा है, कर्व टाइप से मोशन हो रहा है।
तो जिस तरह से पैराबोला में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, एक्स डायरेक्शन में सारे को कंसीडर करते थे अलग, और वाई डायरेक्शन में सारे चीज को अलग कंसीडर करते थे, राइट। जैसे पैराबोलिक मोशन में हम लोग स्टडी किया है, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप देखो क्या क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या क्या है। एक्स डायरेक्शन की बात करें, इसको एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ v नॉट, इसको ux डिनोट कर दिए v नॉट, ठीक है। अच्छा, x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन भी जीरो, तो x भी मेरा जीरो हो गया, x भी जीरो हो गया। टारगेट क्या है मेरा, ये y निकाल लो, ये y, यानी y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इसका मान लो लेंथ भी दे दिया है l, फॉर एग्जाम्पल लेंथ भी दे दिया है प्लेट का l। अब चलें इधर y डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी uy जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, तो uy तो यहाँ पर ये जीरो है इनिशियली, इसीलिए v नॉट से इंडिकेट कर दिए, तो इनिशियल uy जीरो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सीलरेशन है किसके कारण, AP के कारण, ये जो AP लगा फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स के कारण नीचे एक्सीलरेशन लगेगा, तो यहाँ पर AP के कारण एक्सीलरेशन कितना होगा, मास इंटू एक्स AY दे दिए, AY, AP इक्वल टू M इंटू AY पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। फोर्स तो मुझे मालूम है क्या हो गया, E इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो QE, क्या लिखेंगे, QE, तो फोर्स कितना हो गया, QE, एंड व्हाट इज दी AY इक्वल टू आ गया QE अपॉन M। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स में G लगता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर क्या लग रहा है, ये देखिए, ये एक्सेलरेशन AY क्या आ गया, G की जगह पर QE अपॉन M हो गया मास ऑफ द चार्ज। M क्या है, मास ऑफ द चार्ज दैट इज गिवन, मास ऑफ द चार्ज दैट इज गिवन। तो हमें क्या देखे, वर्टिकल डायरेक्शन में टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल रहा है। अब फोकस कहाँ पे है, इस y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, यानी इसी में ये y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अच्छा, जितना वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम लगेगा उतना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दोनों टाइम सेम, दोनों का टाइमिंग सेम। तो यहाँ पर प्लेट का लेंथ दिया हुआ है, प्लेट का लेंथ दिया हुआ है, राइट। तो x डायरेक्शन में पहले आ जाए, मान लेते हैं t टाइम लगा, t टाइम इसको लगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, n दिया हुआ है, x इक्वल टू s इक्वल टू क्या है, ux, ध्यान से देखो बेटे, चाहे कोई यहाँ ux ut लिखते हैं ना, ut प्लस हाफ axt स्क्वायर, एक फॉर्मूला है मेरे पास मोशन का। x यहाँ पर जीरो है, x जीरो है, तो ये टर्म तो पूरा का पूरा जीरो, x दिया हुआ जीरो, तो क्या आ गया, s इक्वल टू ux इंटू टी, और s कितना है, l, x डायरेक्शन में, तो l ये दिया हुआ है, ux भी दिया हुआ है, v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, v नॉट इंटू टी, टाइम कितना निकला, l अपॉन v नॉट, टाइम निकल गया एक्स डायरेक्शन वाले को एनालिसिस करने से। तो इसको लिख लो पहले बेटे, इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, चाहे कंपटीशन में भी ये समझ में आ जाएगा तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया, एक्स वाला ओके है, डन।
अब यही टाइम का वैल्यू वाई डायरेक्शन में यूज कर लेंगे, दोनों सेम लगेंगे, जितना एक्स डायरेक्शन में टाइम लगेगा उतना ही वाई डायरेक्शन में लगेगा। वाई निकालना है, यही फार्मूला s इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, टी के जगह पे ये फार्मूला को पुट कर देंगे, वाई निकल जाएगा मुझे, राइट। यूज द फार्मूला y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म क्या हो गया? 0, तो इसको 0 कर दिए, प्लस हाफ ए वाई कितना आया है? क्यू ई अपॉन एम, वैल्यू को पुट किए, क्यू ई अपॉन एम। टी कितना है? टी स्क्वायर है, एल अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर, एल अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर। वाई निकल गया, देखो। अब इसको खाली सॉल्व अरेंज कर ले हम लोग, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम बी नॉट स्क्वायर, क्यू ई एल स्क्वायर एम बी नॉट स्क्वायर। ये मेरा निकल गया वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल गया? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ये हाफ हाफ छूट रहा है, ये देखो, ये हाफ हमसे भी छूट रहा है। क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर लिख लो। तो एक बार जस्ट फिर रिवाइज करते हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पे हमको आगे यूज करना है। हो गया बेटे? क्या कंसीडर हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज मोशन करता है तो वो उस पर किस तरह से मोशन को एनालिसिस करेंगे, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या लिया? एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लिया, दो प्लेट कंसीडर किए, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। इसका पर्पस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्रिएट किए टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब क्या किए? फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चार्ज मोशन करते हुए एंटर किया। अब उसके मोशन को हम लोग क्या देखें भाई, कि उस पर फोर्स डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एवरी पॉइंट्स पर, ठीक। अब हमें क्या करता है कि ये जब मिड ये वाई कितना वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ उसी को निकाल रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या देखा भाई, मोशन किस टाइप का है? पाराबोलिक टाइप का मोशन है। तो पाराबोलिक टाइप मोशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट को अलग एनालिसिस करेंगे, वाई को अलग एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशन में दोनों को अलग अलग हम लोग करते हैं। अच्छा, तो इसमें खास बात क्या है भाई, टाइम तो सेम लगेगा, जितने एक्स डायरेक्शन में जाएगा उतना ही वाई डायरेक्शन में भी सेम टाइम पे लगेगा। वही टाइम को हमने क्या किया, पहले वाला एक्स डायरेक्शन से टाइम निकाल लिया, और फिर उसके बाद वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगा। पैराबोला में भी, पैराबोलिक मोशन में आप देखते हो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता था, एक्स कंपोनेंट 0, राइट। सेम चीज यहाँ भी, एक्स कंपोनेंट 0, टाइम निकालकर वैल्यू को पुट कर दिए दूसरे वाला में वाई डायरेक्शन में, और इस तरह से वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है बेटे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसमें, व्हाट इज द एंगल, जब ये बाहर निकलेगा उसका एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, वाई वाला को जो निकाले हैं, y इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m बी नॉट स्क्वायर, ये हो गया। चले इसको मिटा दूं मैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें निकालना थीटा। तो यहाँ पे जो चार्ज जो निकलेगा ये वेलोसिटी हो गया, और इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, थीटा एंगल है तो क्या हो गया, vx कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, vy कंपोनेंट, vx कंपोनेंट एंड vy कंपोनेंट, ठीक है। vx कंपोनेंट कितना हो गया, ध्यान से देखें तो दोनों को अलग अलग कर ले। vx इक्वल टू v cos थीटा,
v cos थीटा। v के बारे में अभी जानकारी नहीं है क्या है क्या नहीं, ठीक। तो अच्छा, और उसी तरह से by क्या हो गया, by इक्वल टू v sin थीटा। तो पहले bx by निकालना पड़ेगा कंपोनेंट। bx t टाइम के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bx, t टाइम के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vy, ठीक है। तो हमें क्या फॉर्मूला मालूम है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम तो हम लोग निकाल चुके हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्या है, यदि x डायरेक्शन में करेंगे तो सब vx, ये vx दे देगा, ये ux दे देगा, ये x दे देगा, ये टाइम, ये x डायरेक्शन वाला को कर रहे हैं पहले। यहाँ पर x 0 है तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, 0। व्हाट यू कैन राइट, vx इक्वल टू ux, vx इक्वल टू ux, ठीक है बेटे, vx इक्वल टू ux, और ux कितना है, v0, इनिशियल v0 है। अब चले आ जाए vy को निकालने के लिए y डायरेक्शन में, ये तो हो गया। सेम फॉर्मूला आप यूज करो, vy इक्वल टू u प्लस ए टी, uy प्लस ए वाई इंटू टी, ए वाई इंटू टी। uy 0 है इनिशियल, तो ये 0 कर दिए। ए वाई हम लोग निकाले थे ना, f इक्वल टू क्यू ई, f इक्वल टू क्यू ई, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज ए वाई, क्यू ई अपॉन एम। वरना क्लियर रहेगा, फटाफट निकाल लोगे। एक्सेलरेशन f इक्वल टू क्यू ई, क्यू इक्वल टू एम है, ए वाई यहाँ पर ए वाई पुट कर देते हैं। ए वाई कितना हो गया, क्यू ई अपॉन एम। टाइम कितना होगा, टाइम वाई एक्स डायरेक्शन का v नॉट इंटू टी निकाले थे ना, एल इक्वल टू टी इक्वल टू एल अपॉन वी नॉट, टी इक्वल टू एल अपॉन वी नॉट, एल अपॉन वी नॉट। तो मेरा वी कंपोनेंट क्या आ गया, क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट, ठीक है बेटे। अब निकालना है क्या, थीटा निकालना है। ध्यान से देखो, vx मालूम हो गया, vy मालूम हो गया, तो vy अपॉन vx करेंगे तो tan थीटा निकल जाएगा। ये देखो, ये राइट हैंड साइड वाले को डिवाइड कर दो, vy अपॉन vx करेंगे तो क्या दे देगा, v sin थीटा अपॉन v cos थीटा, v उड़ गया, ये क्या दे दिया, tan थीटा दे दिया, और ये वैल्यू दोनों मालूम है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू मेरा आ गया vy अपॉन vx, और vy निकाल चुके हैं, क्यू ई एल अपॉन एम बी नॉट, क्यू ई एल अपॉन एम बी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट, डिवाइडेड बाई वी नॉट। और इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, काम हो गया खत्म। तो क्यू ई एल एम वी नॉट स्क्वायर, दैट गिव्स यू tan थीटा। व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स हो गया इसका, क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये मुझे निकल गया भाई कितने एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एंगल, वो फाइंड आउट कर लिए हम लोग। अब एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन इसी पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में ही, तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस कंपटीशन दोनों तो रहेगा। और यहीं पर मान लो ये चार्ज नेगेटिव रहता, तब किस डायरेक्शन में मोशन करता, सोचो, दिमाग लगाओ। इफ क्यू इज नेगेटिव तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और किस तरह से मोशन करता। पहले सोचो कि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, रिवर्स, यानी वो अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड। हर जगह तो चार्ज क्या होगा, इसको ऊपर खींचेगा चार्ज को, तो मोशन किस तरह का हो जाएगा,
इस तरह से। हाँ, शायद ये ऊपर फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो सारा कैलकुलेशन सेम उसी तरह से करेंगे, सारा कैलकुलेशन सेम वही रहेगा। ठीक है, चलो ये इतना हो गया, मिटाऊं मैं। अब देखो एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझना हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर। ये चीज tan थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, एक बार फॉर्मूला बोलना तो। tan थीटा इक्वल टू क्यू ई एल एम बी नॉट स्क्वायर। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान दो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे समझाना था, ये चार्ज अपॉन मास, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, ध्यान से देखो, लेंथ भी प्लेट का कांस्टेंट हो गया, वी नॉट भी इनिशियली कांस्टेंट हो गया। अच्छा, चार्ज जो है को यदि हम वैरी करें, या मास भी, जैसे प्रोटॉन लेंगे तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा, एंड चार्ज अपॉन ई, चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास रेशियो, या वी कैन से, ध्यान से समझने का, चार्ज का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन एंगल उतना ज्यादा होगा। चार्ज, ये डिफ्लेक्शन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जैसे जैसे 5, 10, 20, 25 कूलम आप बढ़ाते जाइएगा तो डिफ्लेक्शन एंगल हॉरिजॉन्टल से ज्यादा होते जाएगा। उसी तरह से मास यदि कम रखेंगे तब भी डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा। तो व्हाट यू कैन से कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो यदि हम ज्यादा रखते हैं, चार्ज अपॉन मास का रेशियो ज्यादा रखने से डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन एंगल जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, डिफ्लेक्शन एंगल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ दिया रहेगा किसका डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा, तो हम क्या देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन एंगल दैट विल बी इक्वल डिपेंड्स अपॉन चार्ज अपॉन मास रेशियो, इसकी रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। और वी कैन से चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा। मास इसलिए हम लोग चार्ज अपॉन मास रेशियो ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मास बहुत कम होता है। ध्यान देने की बात है, ये सारे प्रॉब्लम में स्पेस मीडियम कैसा है, फ्री है, वैक्यूम है। यदि वैक्यूम नहीं रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, जी ऑल्सो, तब हम जी इफेक्टिव ले लेंगे, कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। जी इफेक्टिव दो एक्सेलरेशन आ जाएंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन, एक ग्रेविटेशन के कारण एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। डिफ्लेक्शन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन मास रेशियो, जितना इसका वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है इस प्रॉब्लम में। एक क्या ध्यान देना है, यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो हम क्या देखें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, चार्ज निगेटिव होगा अपवर्ड डायरेक्शन, बशर्ते ऊपर पॉजिटिव प्लेट हो और नीचे निगेटिव प्लेट दिया होगा। तब यही दो कॉन्सेप्ट को यूज करके एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम है आप चलो देखें उसका। क्या दिया हुआ है कि ऊपर में हम लोग पॉजिटिव प्लेट कंसीडर कर लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नीचे में हम लोग निगेटिव प्लेट कंसीडर किए, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे देने का एक ही पर्पस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, टॉप टू बॉटम हो गया डायरेक्शन। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, फाइंड द साइन ऑफ चार्ज। ये ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, ये पहला निकला 1 एक चार्ज, दूसरा ये निकला, तीसरा ये निकला,
ठीक है, तीन पार्टिकल्स दिए हुए हैं, चार्ज पार्टिकल, तीनों का मोशन शो कर रहा है। पार्टिकल 1, चार्ज पार्टिकल 1, 2, 3। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द साइन ऑफ चार्ज, यानी हर का पहला का चार्ज का साइन क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। फाइंड द साइन ऑफ चार्ज। और सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि विच वन हैज द लार्ज चार्ज अपॉन मास रेशियो, which one has large charge upon मास रेशियो। किसका चार्ज अपॉन मास रेशियो ज्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा उसी का ये अपॉन, ये आपके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि डिफ्लेक्शन एंगल किसका ज्यादा होगा, चार्ज अपॉन मास, जिसका डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा। चलो पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा सोचो। 1 का क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है, किसी को डाउट? ओके, नेगेटिव हो गया। फर्स्ट का चार्ज नेगेटिव, सेकेंड का चार्ज नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है, सेकेंड का भी नेगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चार्ज अपॉन मास रेशियो किसका ज्यादा, जिसका डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा। तो आप देखिए तो ये दम किनारे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ओरिजेंटल से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन, वही कॉन्सेप्ट, जिसका डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा तो उसका ई अपॉन एम रेशियो ज्यादा होगा। तो थर्ड के इसी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, थर्ड वन का चार्ज अपॉन मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा। कॉपरेट कर ले बेटे आप, राइट। तो फिर स्टार्ट करते हैं।